Hello everybody and welcome back to the Legal Edge After College channel. यूजीसी नेट राउंड द कॉर्नर है। अभी तक हमने बात की इसके पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, कब ये स्पेक्यूलेटेड है कि ये होना चाहिए इन द अपकमिंग टाइम पीरियड। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी कि हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, तो आज मैं आपके साथ बात करती हूँ कि इस एग्जाम को हम कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करें। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें एज एन एस्पिरेंट ध्यान रखना पड़ता है, जिसको अप्लाई करके अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ऑलराइट, तो स्टे ट्यून्ड. During this entire video, I'll be giving you some tips, some techniques as to how to prepare for the examination and how to go along so that you're able to crack this in first attempt itself. ऑलराइट, सबसे पहली बात हमें एक चीज क्लियर करनी है अपने दिमाग में, हमें अपना एम दिमाग में सेट करना है। हमारा एम है कि हम एटलीस्ट 95 से 120 क्वेश्चंस के बीच में करेक्ट अटेम्प्ट करें, तो हमारा जेआरएफ निकलना एकदम सर्टेन हो जाता है। एंड इनफैक्ट जेआरएफ निकलेगा तो ऑटोमेटिकली नेट निकल ही जाएगा। तो जो लोग जो नेट और जेआरएफ दोनों एम कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स जेआरएफ को भी एम कर रहे हैं, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें समवेयर बिटवीन 95 टू 120 क्वेश्चंस के मिडिल रेंज में एकदम करेक्ट अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे एग्जाम में, टोटल मिला के। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, द टोटल क्वेश्चंस दैट इंक्लूड्स पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल टुगेदर। तो हमारा एम होगा कि हम दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के एटलीस्ट हम लोग 95 टू 120 क्वेश्चंस को एकदम प्रॉपरली और करेक्ट अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट तो हमें पूरे 150 करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो एटलीस्ट 95 टू 120 क्वेश्चंस के बीच में होनी चाहिए, तब हम सेफर जोन में नेट को और जेआरएफ को दोनों को क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑलराइट, लेकिन अब इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले डेली प्लानर और शेड्यूल। टोटल हमारे पास 20 यूनिट्स हैं जो हमें एग्जाम से पहले प्रॉपरली कवर करना है, जिसमें 10 यूनिट्स हमारी पेपर 1 में है और 10 यूनिट्स हमारी पेपर 2 में है। अब पेपर 2 तो हमने फिर भी बहुत कुछ पढ़ा होता है, ऑलराइट, लेकिन यदि आपने नेट का पेपर देखा होगा तो नेट का पैटर्न काफी सिंपल नहीं होता है। उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो टेक्निकली हमें नेट के लिए 360 डिग्री परव्यू से खुद को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डेली प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ है एग्जाम में, हमको इस 1 महीने को रेगुलरली ऐसे शेड्यूल करना है कि हम पूरी की पूरी 20 यूनिट्स को प्रॉपरली पढ़ पाए और रिवाइज कर पाए। यदि हम 20 यूनिट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी हैं, तो ये एडवाइजेबल होता है कि हम कुछ यूनिट्स को आइडेंटिफाई करें जो हमारा स्ट्रेंथ एरिया है, और उस स्ट्रेंथ एरिया के ऊपर हम लोग मैक्सिमम काम करें। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे। देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे कि मैंने बताया, नेट के एग्जाम के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यदि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अब किन चीजों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था पेपर 1 और पेपर 2 का, राइट? उसमें 10 यूनिट्स थी। उन यूनिट्स के अंदर भी फर्दर डिवाइडेशन है, जो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी के लिए हमें ये बात समझना है कि इन 10 यूनिट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसका हमें प्रॉपरली इन डेप्थ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस में मुझे दिया हुआ है स्कूल्स। अब स्कूल्स के अंदर मुझे जूरिस्ट भी याद होने चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि एनालिटिकल स्कूल की अप्रोच क्या थी, या फिर पॉजिटिविस्ट या फिर सोशलॉजिकल स्कूल की अप्रोच क्या थी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की मेजॉरिटी आप देखोगे नेट के पेपर में। प्रोविजंस हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स के याद रहे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस तो आता है, तो हमें वो चीजें भी पता होनी चाहिए। उसके बाद ये तो पेपर 2 की बात हो गई। अब यदि पेपर 1 की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो पेपर 1 को इफेक्टिव टाइम में करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आइडेंटिफाई करना होता है, और ये हमें आती है थ्रू प्रैक्टिस।
ऑलराइट, जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना बेटर हम लोगों का स्पीड होगा इन टर्म्स ऑफ पेपर वन में हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा एनालिटिकल स्किल भी डेवलप होना चाहिए। तो हमारा मेजर फोकस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम पीरियड शुड बी सॉल्विंग मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग द शॉर्ट ट्रिक्स, सो दैट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, ये भी इंश्योर किया जा सके। अब ये टाइम मैनेजमेंट हमें ऑब्वियसली ऑन द डे ऑफ एग्जाम तो चाहिए ही, ठीक है, कि हम 180 मिनट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना ही है, लेकिन उसके अलावा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम पीरियड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पेपर 1 को वेटेज देनी है या पेपर 2 को वेटेज देनी है, एंड we end up not giving sufficient time to either of the two। या तो कोई स्टूडेंट पेपर 1 पे बहुत फोकस करता है या फिर कोई स्टूडेंट पेपर 2 पे बहुत फोकस करता है। ऐसे नहीं करना है हमें। ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन टाइम पीरियड भी इन दोनों पेपर्स के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस स्ट्रक आउट करना है, क्योंकि जितना पेपर 2 इंपॉर्टेंट है उतना ही पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। पेपर 1 इनफैक्ट गिव्स यू एन एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स राइटिंग दिस एग्जामिनेशन। तो हमें अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल टाइम डिवोट करना चाहिए इन द एंटायर डे। दोनों में 10-10 यूनिट्स है, दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आने, बस वहां 50 और यहाँ 100 है, तो हमें अपने प्रिपरेशन के अंदर इक्वल टाइम डिवोट करना चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ बोथ द पेपर्स। तो जो हमारा डेली प्लानर या डेली शेड्यूल है, यदि हम रोज 4 घंटे भी आज से पेपर के देते हैं, तो हमें 2 घंटा पेपर 1 को देना चाहिए, 2 घंटा पेपर 2 को देना चाहिए, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस किया है कि नेट एग्जामिनेशन जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। इट्स नॉट अ पेपर वेयर यू विल हैव टू सिक्योर अ ऑल इंडिया रैंक एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द सर्टिफिकेट। नो, इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। दैट मीन्स जब हमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्रॉस करना है, वहां पे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। इनफैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है कि आप उस पर्टिकुलर पेपर को निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन का मेरा मतलब ये है कि हमें करना है स्मार्ट स्टडी। हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है इंडिविजुअली, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगी पेपर 1 और पेपर 2 का भी ऑन द अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। बट आज मैं आपको एक ओवरव्यू यदि दूं, तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट है पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल टाइम डिवोट करना। देन I will relate the 5th point with the 7th point, that is strength analysis। यहाँ पे strength मेरी physical strength नहीं है, यहाँ पे strength है मतलब total 20 units हैं दोनों papers की, 10 each। So what I suggest to the aspirant is that you should identify 7 units from each side which is your strength area। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने नेट लिखा था तो मेरे को साइंस, और जैसे पेपर 1 में आप देखेंगे कि पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये सब भी एक यूनिट है। और कुछ लोग का मैथ्स बहुत वीक होता है, ऑल्दो मेरा मैथ्स वाज गुड, सो आई एम्ड एट स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स। बट फॉर इंस्टेंस एस्पिरेंट का मैथ्स अच्छा नहीं है, हमने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, हमें प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप दोनों ही पेपर में 10 यूनिट्स में से 7 या 8 यूनिट्स ऐसी आइडेंटिफाई करो जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यदि मैं पेपर 1 का आपको एग्जांपल दूं, पेपर 1 में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, मैथ्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और एक्सेट्रा, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं। रिसर्च तो हम एनीवे अपना एलएलएम का स्टडी में कवर करते ही हैं, ठीक है। तो अब यदि किसी का रीडिंग बहुत अच्छा है तो उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ट्राई करना चाहिए कि वो 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे करेक्ट। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो मैथ्स को अपना स्ट्रेंथ एरिया बनाए, उसकी प्रैक्टिस करे, ताकि आप उसके हर पैटर्न को समझ पाओ और आप वहां पे एम करो कि आप 5 आउट ऑफ 5 का स्कोर ला पाओ। लॉजिक में आप ट्राई करो यदि आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है। तो मैं आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दे रही हूँ कि आप इतने यूनिट्स हैं, 10 में से ये यूनिट्स डिफिकल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर प्रिपेयर करो। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने कंफर्ट और अपने स्ट्रेंथ एनालिसिस के हिसाब से 10 में से 7 यूनिट्स ऐसी आइडेंटिफाई करो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, और उसके ऊपर आप अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि आप उसके हर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझ पाओ और आप वहां पे फुल आउट ऑफ फुल लाने का स्कोप रखो, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ। जो हमारा एम है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उस एम को आप क्रॉस कर जाओ। ऑलराइट, देन
स्ट्रेंथ एनालिसिस ही आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। मैं हमेशा कहती हूँ स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट निकालने के लिए, और स्मार्ट स्टडी का पार्ट है एनालाइज करना आपकी स्ट्रेंथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से आते हो, किसी भी इंडिविजुअल एस्पिरेंट को 10 के 10 यूनिट्स के ऊपर कमांड होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम इसे कट शॉर्ट करके अपने स्ट्रेंथ एरिया को निकालें और उस पर काम करें। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम बचे हुए 3 यूनिट्स को बिल्कुल छोड़ देंगे? नहीं, इसका ये मतलब है कि हम इन 3 यूनिट्स को रफली प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन 3 यूनिट्स में दिमाग लगाने की बजाय हम वो 7 यूनिट्स पे लूज आउट कर जाए, जहां पे हम 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ यही रहेगी दैट आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया इन दिस लास्ट 1 month एंड स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि दिन में 10 घंटे पढ़ने से नेट निकल जाता है, नहीं, नेट निकलता है स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक स्टडी से, और उसका एक पोर्शन है स्ट्रेंथ एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना कि मैं किस किस एरिया में अच्छा हूं या अच्छी हूं, और फिर उन एरियाज के ऊपर काम करना और एनालाइज करना कि व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉक सॉल्विंग। अब आप लोग कहोगे, आप तो हर एग्जाम में कहते हो मॉक सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के लिए ना ये सुपर इंपॉर्टेंट है। नेट का पेपर प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, उसमें किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आता है। आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपको पेपर 1 में तो एनीवे यू गेट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो के फॉर्मेट में हो या डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में हो। मॉक सॉल्विंग से आपके लिए 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला, आप मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। सेकंड, आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलती है। थर्ड, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। फोर्थ, कहीं ना कहीं मॉक सॉल्व करने में आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपने वो पढ़ाई नहीं भी की है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, तो भी मॉक में आए हुए क्वेश्चंस का आंसर आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे रहता है, एंड देन इन द एग्जाम यू एंड अप गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स इफ यू हैव सॉल्व्ड मॉक्स। तो anyway, mock solving super important है when it comes to exams like UGC NET, because the paper is unpredictable. You may get anything and everything in the paper. Alright? ठीक है, तो मॉक सॉल्व करना यूजीसी नेट के पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट गिव्स यू अ फेयर एंड प्रिटी आइडिया व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ आफ्टर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मैं आपको 4 मंत्रास देती हूँ एग्जाम को सॉल्व, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। आपने हर इंडिविजुअल इंसान जिसने नेट क्वालिफाई करा होगा उसके मुंह से ये बात सुनी होगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के 2-fold मोटिव है। पहला तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो हमारे पास एज आ जाता है उन क्वेश्चंस का आंसर, बैक ऑफ द माइंड हमें पता होता है। दूसरा, हमें पैटर्न समझ में आता है क्वेश्चंस का, और उससे हम असर्टेन कर पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशली यूनिट वाइज अटेम्प्ट करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, और उसके नियर अबाउट हम लोग स्क्रीन कर पाते हैं कि हमें हर कॉन्सेप्ट में से क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मुझे पता है कि 4 वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के यूनिट को प्रिपेयर करूंगी तो मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे कैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं असर्टेन करने में और खुद ये डिटरमाइन करने में कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देन सॉल्विंग एज मेनी एज एमसीक्यूज पॉसिबल, ये बहुत ही बेसिक मंत्रा है और इस मंत्रा को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने ज्यादा एमसीक्यूज टॉपिक्स पे फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी उन टॉपिक्स को कवर करने की। सिलेबस यूजीसी नेट का बहुत वाइड है। जब हम सिलेबस देखते हैं तो हमें डर लगता है हम इसे कैसे करेंगे, पर इसे करने की कुछ ट्रिक्स हैं। उसमें से एक मंत्र ये है कि हमें जहां जैसे जो भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस, हाँ एमसीक्यूज हमें जो सिलेबस के हैं, सिलेबस के टॉपिक्स है उन पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें जितने ज्यादा हम लोग दोनों पेपर्स में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना पॉसिबिलिटी बनेगा कि हम उसको एग्जाम में एकदम करेक्ट एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाए। देन इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी ये होता है। और कॉन्सेप्ट्स के साथ बात ये है कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो आप एग्जाम में एमसीक्यूज को बहुत आराम से अप्रोच कर लोगे, आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है।
ब्रेन में स्क्रैम्बल अप करने का भी एक स्पेसिफिक आई शुड से वो होता है, बार लाइन होता है, उसके आगे हम लोग हर चीज याद नहीं रख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट। देन द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेली रिविजन। पेपर 1 में बहुत सारी यूनिट्स जैसे आईसीटी हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला यूनिट हो गया, इसमें बहुत सारी बातें हमें याद रखनी है, बहुत सारी कंप्यूटर टर्म्स हमें याद रखनी पड़ती है। सिमिलरली लॉ के पेपर में बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे प्रोविजंस, ये सब बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जूरिस में हमको ऑथर्स याद रखने पड़ेंगे। अब एक बार पढ़ के यदि आप सोचो कि ठीक है हो गया, मैं एग्जाम के एक दिन पहले देख लूंगा या देख लूंगी, नो, दिस इज नॉट राइट। Regularly you have to revise these things. It's advisable to make small notes of the same which you can go daily. जब मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने यही किया था, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी या फिर मेरे को जहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में चीजें मिलती थी उनको मैं रेगुलरली एक बार देखती थी। जब आप रेगुलरली उस चीज को देखते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है उसे दिमाग में कहीं पर बिठा लेना और याद रखना। Thus, it's very important that you go through the entire topics on a regular basis. That is very, very important. So, trust me, aspirants, आप इन 4 बातों को यदि ध्यान रखते हैं तो आपके लिए पेपर क्रैक करना काफी इजी हो जाएगा। Alright? Then, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सोर्सेज है जहां से हम पढ़ाई करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो मार्केट में अवेलेबल है। पेपर 1 के लिए भी बहुत कम ऑप्शन है, पेपर 2 के लिए तो एनीवे लॉ तो आप सालों से पढ़ रहे हो यार, आपने 5 साल उन चीजों को पढ़ा है, उन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। तो रेफर सम इंपॉर्टेंट बुक्स विच आर देयर। देन ऑनलाइन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज दिस ऑनलाइन रिसोर्सेज? See, you have a set syllabus for the exam, right? And where you have designated units, and the units also have subunits which is defined by UGC itself. तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि उसमें यदि मैंने देखा लॉ के यूनिट 10 में ओम्बुड्समैन लिखा है। अब ओम्बुड्समैन 3-4 कंट्रीज का नाम भी लिखा है साथ में, कंपैरेटिव लॉ के यूनिट की मैं बात करूँ तो मुझे ओम्बुड्समैन को कैसे पढ़ना है, तो मैं इसको किसी ऑनलाइन सोर्स से भी तो पढ़ सकती हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट उन स्पेसिफिक कंट्रीज में क्या बोलता है, मुझे ये पता होना चाहिए, मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि मुझे, क्योंकि नेट का जो बुक्स अवेलेबल है उसमें एक इनफ अमाउंट ऑफ सोर्सेज नहीं है कि आपको हर चीज वहीं पे मिल जाएगी, तो नेट के लिए पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है कि आप ऑनलाइन सोर्सेज और बुक्स के कॉम्बिनेशन को रेफर करो और फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। देन मॉक्स तो एनीवे सुपर इंपॉर्टेंट है यार। मॉक्स करने से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को असेस कर पाते हो, आप पैटर्न समझ पाते हो, आपको समझ में आता है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और मॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके दिमाग में वो चीजें बैठती भी है फॉर अ लॉन्गर time period. So yes, mocks is a third source through which you have to prepare for the exam. आप ये सोचो कि मैं पहले सब कुछ पढ़ लूं फिर मॉक्स अपेयर करती हूँ, no, that's not a good deal to offer. आपको मॉक्स साथ साथ में करते रहना चाहिए ताकि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सको कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रही है। So solving mocks is another very important point. All right. So this was all about sources. Then the last point is, सारे एस्पिरेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे पेपर 1 को वेटेज देनी चाहिए या पेपर 2 को वेटेज देनी चाहिए। मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि मुझे दोनों को इक्वल वेटेज देनी चाहिए। मुझे पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना है। पेपर 1 मुझे एड्स देगा इन क्वालिफाइंग दैट एग्जामिनेशन। पेपर 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉ है, हम इसे सालों से पढ़ रहे हैं, हमने इसे 5 साल कॉलेज में भी पढ़ लिया, ये वही टॉपिक्स है जो घूम के आते हैं। आप में से बहुत लोग जो एलएलएम कर रहे हैं, एलएलएम करने के बाद ही ऑब्वियसली आप यूजीसी नेट लॉ में अपियर करोगे, तो आप लोगों से कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, अभी कुछ सब्जेक्ट अपने स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ रहे होगे, आपने एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी उसको पढ़ा होगा, राइट। तो ठीक है, पेपर 2 तो फिर भी ठीक है, बट देन दैट डजंट मीन कि आप इन दोनों में किसी को भी एक्स्ट्रा वेटेज दोगे। मुझे दोनों पेपर्स को इक्वल वेटेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स मुझे इक्वल टाइम डेडिकेट करना चाहिए, मुझे इक्वल एनर्जी लगानी चाहिए, मुझे इक्वल तरीके से इन्हें पढ़ना है, मुझे इन दोनों के सिलेबस को लेके बैठना है और दोनों के सिलेबस को इक्वल फॉर्मुलेट करके अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम देना है और पढ़ना है। Alright, so that's it for this particular video. I hope this will be beneficial for you in the upcoming examination. Do not forget to study hard, but then along with hard work, you have to do smart work also to crack this exam. Alright, so all the best aspirants. मेहनत करो, पढ़ाई करो, एग्जाम है, निकल जाएगा। स्मार्ट स्टडी और करेक्ट स्टडी से एनीवे आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।